नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद केएन सर में। मैं हूं केएन सर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 की परीक्षा एकदम नजदीक है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर एडवांस लेवल के सवालों को कम समय में कैसे हल करें। तो आज यह वीडियो आप सभी के लिए मास्टर क्लास होने वाला। आज हम एक ही वीडियो में नंबर सिस्टम से लेके मेंसुरेशन, एसआई, सीआई सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो लगभग टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको न सिर्फ बेसिक बताऊंगा बल्कि ऐसे मैजिक ट्रिक भी सिखाऊंगा जो आप बड़े बड़े सवालों को बिना पेन उठाए हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो आपका वर्ग देता है या तो समबाहु त्रिभुज देगा, कोई भी 2D फिगर ऐसा देगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक रामबाण तरीका आपको बता रहे हैं। देखिएगा, ये है जैसे 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100। अब इसको क्या करना है, जैसे कभी भी कमी या वृद्धि कहेगा, अगर जो वृद्धि कहेगा तो प्लस यूज करिए, कमी कहेगा तो माइनस यूज करिए। अब जैसे यहाँ x की वैल्यू कितनी है 50, तो 2 इंटू क्या करेंगे 50, वृद्धि का है तो प्लस करिए एक्स स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर सीधे कितना हो जाएगा 2500, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 50 दूना हो गया 100 और ये 25 बच गया, यानी उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। तो यह है आपका रामबाण फार्मूला, इसको याद रखिएगा। कभी भी अगर जो 2D फिगर के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो जब एक ही वृद्धि देगा, जैसे कभी कभी आपके बहुत सारे, इसके पहले और सारे वीडियो में हमने बताया आपको, जैसे कभी कभी क्या है दो दो वृद्धि दे दिया प्लस माइनस, तो उसके लिए अलग ये आपका रामबाण फार्मूला है। ये कई सारे फिगर के लिए काम करेगा, जो भी आपके 2D फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहे, कभी जीवन में इससे प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिएगा तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 15 गुणे सीपी और बराबर किसके करना है 12 गुणे एसपी के। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिएगा, तो शब्दों को एक तरफ करिए, जैसे सीपी बटे क्या हो जाएगा, आप इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये अपान में हो जाएगा, क्योंकि राइट में गुणे में है। तो इधर अब 12 बचा और 12 बटे क्या हो जाएगा सीधे 15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 3 से डिवाइड करके, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब यानी क्रय मूल्य आपका 4 है, विक्रय मूल्य आपका 5 है, यानी खरीदे आप 4 रुपए में, बेच रहे हैं 5 रुपए में, तो 1 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। तो लाभ बटे क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य आपका कितना है 4, इसको परसेंटेज में बदलेंगे गुणे 100, ये सीधे काट देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 25% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो इस तरीके से लगाए, कभी भी गलत होने की संभावना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना 800 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी गलत वजन का प्रयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे आसान तरीका लगाने का बता रहे। देखिए, जैसे वो क्या कह रहा है, अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर, आप सोचिए कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर सभी को याद होगा 1000 ग्राम। अब सोचिए 1000 ग्राम सपोज करिए 1000 रुपए में खरीदा, और वो कह रहा कि जितने में भैया लाए उतने में हम बेच दे रहे हैं। तो समझिए कि 1000 रुपए में खरीदा और 1000 रुपए में बेच दे रहा है, लेकिन ये दुकानदार को पता है कि 1000 में लाए हैं और 1000 में बेच दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक को यहाँ क्या करता है 800 ग्राम की ही वस्तु दे रहा है। मतलब उसको तौला कितना 800 ग्राम की वस्तु, और उससे लिया कितना 1000 रुपए, मतलब 200 ग्राम का वहां क्या कर रहा फायदा। तो ये हो जाएगा आपका 200 ग्राम। जो क्रय मूल्य होता है वो आपका जितना कम तौलेगा हमेशा वो सीपी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 और गुणे कितना हो गया 100। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा जीरो से जीरो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 बार में सीधे काट दीजिए और ये सीधे आ जाएगा 25, यानी उसको 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 25% का लाभ हो जाएगा। एक बार फिर समझिएगा क्वेश्चन को, जितना भी यहाँ क्या है ऐसे समझिए, 1 किलोग्राम बराबर हो गया आपका 1000 ग्राम, कितना ग्राम तौला है 800 ग्राम। तो जो तौलेगा, जितना तौलता है वो आपका बनता है सीपी, और जितना कम तौलेगा वो आपका क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, कोई साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी होती है। अब सपोज करिए प्रिंसिपल आपका 1 रुपया रहा होगा, तो वह कह रहा स्वयं की साधारण ब्याज की दर से
स्वयं की दुगनी मतलब अमाउंट आपका कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। स्वयं की दुगनी मतलब अब आप 100 भी मानकर x भी मानकर इसको लगा सकते हैं। तो देखिएगा इन दोनों का जो अंतर होता है वो साधारण ब्याज होता है। एसआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 1 रुपए का एसआई मिला। रेट पूछा है तो आर बराबर होता है एसआई इंटू 100। फार्मूला याद होगा आपको, एसआई इंटू 100, आर के बाद बचा पी इंटू टी। तो देखिए एसआई 1 रुपए हो गया, 100 हो गया। अब देखिए मूलधन कितना है, 1 है, इंटू टाइम कितना है, 8 है। इसको काटेंगे 4 से, ये हो गया 25 और ये हो गया 2, यानी 12.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। जब भी देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको फार्मूला भी इस पर बताया है कि जब भी 2 साल का अंतर पूछेगा, सीआई माइनस एसआई, और अभी तरीका बता रहे इसको ट्रिक लगाने का, पी आर अपान 100 पे पावर 2। ये 2 साल के लिए अंतर होगा, जब भी पूछेगा 2 साल का अंतर है आप इस फार्मूले पर रख दीजिए। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट बता, तरीका, जब भी 2 साल का अंतर पूछे आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा 5,000 का पहले 10% निकालिए, तो 5,000 का 10% निकालेंगे ये सीधे आ जाएगा 500। फिर 500 का क्या निकालिए, फिर 10% निकाल लीजिए, तो ये सीधे कितना आ जाएगा, 50 रुपया। और जो 50 रुपया आएगा यही आपका अंतर हो जाएगा, यानी ब्याज का ब्याज एक बार और निकाल लीजिए, तो लास्ट जो आएगा वही आपका अंतर हो जाएगा 2 साल का। एकदम एक लाइन का सोल्यूशन है, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। आप इस पर भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज यानी कोई चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी होती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है। आप पूरा वीडियो जरूर शुरू से अंत तक एक बार परीक्षा से पहले जरूर देख कर जाइएगा और इसके कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिएगा। देखिएगा इसमें क्या है, आप एक तरफ लिखिए वर्ष और एक तरफ क्या लिखिए, गुना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 15 वर्षों में क्या कह रहा है, तो 15 वर्षों में दुगना हो गया। कह रहा है कितने वर्षों में, क्वेश्चन पूछा कितने वर्षों में 8 गुना हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, इस 8 को इस 2 के आधार के रूप में तोड़ देना है। तो 8 का मतलब होता है 2 पे पावर 3। तो यहां पर देखिए जब पावर 1 है तो 15 वर्ष हो रहा है, यानी पावर 2 होगा तो सीधे कितना होगा, 15 वर्ष में दुगना हुआ। तो 1 पर आपका 15 है, 2 पर कितना हो जाएगा, 30 होगा, और 3 पर कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 वर्ष। तो आपको ये करना, देखिए 1 पर कितना वर्ष है, 15, पावर 1 पर 15 वर्ष, 2 पर उसमें डबल कर दीजिए, 3 पर उस पर। तो देखिए क्योंकि दोनों का आधार यहाँ बराबर कर लिया गया है तो पावर भी हम बराबर करते हैं। 1 पर 15, 2 पर आपका कितना हो गया 30, 3 पर 45। तो आपका राइट आंसर होगा 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई संख्या n, तो n क्यूब माइनस n हमेशा किस बड़ी संख्या से विभाजित होगी। n एक प्राकृतिक संख्या है और n की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी रख के, अब इसमें आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, अब इसमें क्या करना है, n की हम वैल्यू एग्जाम्पल लेके समझते हैं। n की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब और माइनस 2 करेंगे तो 2 का क्यूब होता 8। 8 में से अगर जो देखिएगा 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। इसी तरह से 3 रख लीजिए, एक दो वैल्यू लिख के हम सॉल्व करते हैं। 3 से अगर रखते हैं, 3 का क्यूब हो गया 27, 27 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ऐसे 4 रखेंगे, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 माइनस 4 रखिए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आप रखेंगे कितना 4। देखिए 4 का क्यूब रखिएगा फिर माइनस 4 करिए, 4 गुड़े 4 गुड़े 4 64 आ जाएगा, 64 माइनस 4 यानी ये 60 हो जाएगा। देखिएगा ऐसे लिखते आप जाएंगे तो ये जो सबसे बड़ी, आप ऐसे बड़ी तो बता नहीं सकते, लेकिन देखिएगा 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कह रहा किस बड़ी संख्या से विभाजित होगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आ गया 6। 6 हमेशा सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगी। बाकी आप 12 कहेंगे तो देखिए 6 नहीं विभाजित होगा, 24 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, लेकिन 6 आपका 12 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बड़ी संख्या की बात किया तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो n का आप 2-3 वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंक को पलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। यदि अंकों का अंतर कितना है, 3। अब आप इसमें देखिएगा एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कभी भी 2 अंकीय संख्या है
कोई भी 2 अंकीय संख्या उठाएंगे, जैसे मान लो हम उठाते हैं 3 2 और इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 23। आप कभी भी 2 अंकीय संख्या को जो जोड़ेंगे तो देखो 5, वो हमेशा क्या होगा 11 से विभक्त होगा। कभी भी 2 अंकीय संख्या और उसको रिवर्स करके जोड़ेंगे तो वो संख्या हमेशा 11 से विभक्त होगी। तो रिवर्स करके जोड़ा गया तो 121 आया। तो देखिए 121 को जब आप 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आएगा। इसका मतलब वह दोनों अंकों का योग 11 होगा। तो देखिए और उनमें अंतर 3 का है, तो देखिएगा या तो वो 74 होगा या तो आपका क्या होगा 47 होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसमें पूछा फाइंड द नंबर, तो आप फाइंड नंबर या तो 74 दिया रहेगा या तो 47 दिया रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। तो आप 74 और 47 दोनों बन सकता है, क्योंकि 74 को उल्टा करेंगे 47 आएगा। और ये दो जोड़ों पर कितना आ जाएगा, देखिए 7 और 4 11 आ रहा है दोनों अंकों, और दोनों में अंतर भी कितने का है 3 का। तो ये याद रखिए कभी भी 2 अंकीय संख्या को रिवर्स करके ऐड करेंगे, यानी पलटने पर अगर जो उसको जोड़कर पलट कर जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह सीएफ का वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष फल आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 6 और 5 आपको घटा देने हैं। देखिएगा 1657 और माइनस कितना करना है 6, यह आ जाएगा 1 5 6 1, एक ही आ गया। 2037 से आपको कितना कम कर देना है, यहाँ पर 5 कम कर देना, ये हो गया 2 3 0 2 2032। अब आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ आप भाग विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, एक हम तरीका बता रहे हैं इनका अंतर विधि। 2000 क्या है 32, माइनस करना है आपको 1651। अब इसमें क्या करना, एक आ जाएगा, 13 से 8 गया कितना, देखिएगा ये हो गया 13 से 5 गया जाएगा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ देखिएगा बचा कितना 3, तो ये हो गया 381। अब आपको यहाँ क्या करना है, 381 हो गया तो देखिएगा 8 3 11 1 12, यह संख्या 3 से कट रहा, जो कि जो आपका अंतर आए ना भी, ये 3 से कट रहा ना ये 3 से कट रहा, 3 दोनों 3 से नहीं कट रहा, तो ये सीएफ कभी 3 से नहीं हो सकता। तो 3 से इसको जब भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 3 करने 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो यानी 127 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 127 का एचसीएफ, और ऑप्शन में तुरंत दिख जाता। तो ये इसके अंतर से देखिए, जो अंतर निकाला जाता है एचसीएफ हमेशा उसके बराबर या उससे छोटी होती है। तो देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो इसको आसानी से, अन्यथा आपको कहूं डाउट होगा तो आपको क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से लगा लेना है। और अंतर तरीका क्या है, आसान हो जाता, तुरंत ऑप्शन आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 2/3 8/9 16/81 या 10/27, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए, जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछता है क्या लिखा है, 2/3 है, 8/9 है, और क्या है 16/81, यानी 16/81, 10 बटे क्या है 27। कभी भी इनका एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे तो देखिए, जब एलसीएम पूछेगा तो अंश यानी न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिए, देखिए 2 8 16 10, तो ये हो जाएगा 16 5 80, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। अब आप निकाल लीजिएगा तब भी यही आएगा। और देखिए फिर नीचे का होता है एचसीएफ, जब भिन्न का एलसीएम एचसीएफ पूछेगा, तो जब एलसीएम पूछता है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अब 3 से देखिए सब कट रहा, तो ये हो जाएगा 3, यानी 80/3 आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। एचसीएफ पूछता है तो अंश का आप एचसीएफ निकालिए और हर का एलसीएम निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू यहाँ दिया है, बी की वैल्यू दिया है, ए बी का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा है। आपको करना क्या है, देखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है या कभी कभी बड़े नंबर जैसे 12 पे पावर 10 18 पे पावर 24 ऐसे आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको इसी तरह से फैक्टराइज करना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या है, देखिए 2 3 5 यहाँ है, 2 3 7 है, तो हमको 2 3 और क्या लिखना है 5 और 7, सारे आपको डिजिट लिख लेने हैं, सारे प्राइम नंबर। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है। 3 देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, एलसीएम में हमेशा सारे वैल्यू यानी सारे प्राइम नंबर लिखने के बाद देखते हैं किसके किसके बड़े पावर है। 3 पावर यहाँ होगा 10,
5 एकला है, 7 अकेला, तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा। और जब एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, देखना कौन सी संख्या कॉमन है। 2 यहाँ पर है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, तो 2 लिख लीजिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 लिख लीजिए। अब देखते हैं इसमें छोटा पावर, तो 2 पे सबसे छोटा पावर 2 और 3 पे सबसे छोटा पावर 7, तो ये आपका राइट आंसर होगा एचसीएफ और एलसीएम का। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए, कभी कभी क्या है ऐसे लिख देता है, तो इनको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर इस तरह से फैक्टराइज करके एलसीएम एक बार और समझिए, सारे डिजिट यानी सारे प्राइम नंबर को लिख लीजिएगा, फिर देखिए किसके बड़े पावर है। एचसीएफ में वो लिखिएगा जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो उभयनिष्ठ आपका 2 मिल रहा था, 3 मिल रहा था। और एचसीएफ में हमेशा छोटा पावर देखते हैं, एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, 12 व्यक्ति किसी कुएं को 20 दिन में क्या है खोद सकते हैं। 15 व्यक्ति को करना हो तो अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ नहीं करना, एकदम M1D1 वाले फार्मूले याद है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। M1D1 इक्वल टू क्या होता है, M2D2। तो देखिए 12 व्यक्ति है, यह काम कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में। अब 15 दिन में करना तो कितने आदमी की, पहले तो कितने आदमी इसको 15 दिन में करेंगे, तो यम इंटू क्या करेंगे 15, तो यम बराबर आपका क्या आ जाएगा 12 गुणे 20 बटे कितना हो गया 15, 3 से इसको काटिए 4, ये हो गया 5 और ये 4, कितने आ गया 16, यानी पहले से कितने ज्यादा 4 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 4 और व्यक्ति आ जाएंगे, तो यह काम क्या है जल्दी 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन की जगह 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए है बी है, ए एक काम करता है तो बी क्या करता है 2 काम करता है, दोनों मिलकर। तो आपको इसके पहले भी वीडियो हमने बताया कि कैसे इसको करना, जब क्षमता दिया हो यानी तुलना किया हो। देखिए ये दोनों का काम है, तो दोनों के काम में दोनों की क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक कितना हुआ 3, ये टोटल वर्क हो गया। काम ए को करना है तो ए को आपकी क्षमता से यहाँ भाग कर देना है, ये हो जाएगा 7, तो 21 दिन में क्या है ए पूरे काम को समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 24 पुरुष और 17 महिलाएं मिलकर वह काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए जब या शब्द आता है इसका मतलब होता है कि या तो 10 पुरुष वह काम 13 दिन में करेंगे या तो 20 महिलाएं, तो इसका अर्थ हुआ देखिएगा 10 मेल वह काम करेंगे तब भी 13 दिन में होगा, और 20 फीमेल 20 महिलाएं करेंगी तब भी वो 13 दिन में होगा, और ये टोटल वर्क होता है। और यही कमवाब किसको करना है 24 मेल और 17 फीमेल को करना है, और गुणे यहाँ क्या हो गया डी, क्योंकि इनको काम करना है, ये आपको याद रखना है। कभी ये दोनों वैल्यू ऐड मत करिए, क्योंकि ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होता है। सबसे पहले देखिए दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या है समान है, तो आपको क्या करना है 10 मेल के बराबर कितनी महिलाएं हैं 20 महिलाएं, 20 फीमेल, क्या करना है संख्या को एक तरफ करिए, तो यम बटे क्या हो जाएगा एफ बराबर 20 बटे हो जाएगा 10, कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/1, यानी एक आदमी 2 काम करता है और एक महिला 1 काम करती है। इसमें आपको क्या करना है टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क में चाहे आप पहले को उठाइए चाहे दूसरे को, आंसर सेम आएगा। पहले को उठाते तो देखिए काम में बदल लीजिए, एक आदमी 2 काम तो 10 आदमी 20 काम, और ये कितने दिन तक काम चला 13 दिन तक, टोटल वर्क हो गया। यह काम करना है 24 मेल को, तो एक आदमी 2 काम तो 24 गुना हो गया आपका 48, प्लस हमेशा काम जोड़ा जाता है, एक महिला 1 काम तो 17 महिला, ये हो गया 17, तो 20 और गुणे कितना हो जाएगा 13 बटे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सीधे 65, 13 पचे 65 और 5 से इसको काट देंगे 20 को, यानी यह काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, जब 17 यानी 24 पुरुष और 17 महिलाएं मिलकर काम को करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी, देखिएगा सदाबहार क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, तो आपको क्या करना है तरीका बता रहे, देखिए ए बी कर रहे हैं तब भी काम कितने दिन में हो रहा है 8 दिन में, बी और सी काम कर रहे हैं तब भी कितने दिन में हो रहा है 12 दिन में, सी और ए काम कर रहा है तब भी कितने दिन में हो रहा है 15 दिन में। आपको क्या करना है इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 120, 8 से भाग करेंगे 15 बार में, 12 से भाग करेंगे 10 बार में, और ये 8 बार में।
इसमें पूछा है सी, या तो देखिए तीनों का पूछता है, आपको तरीका हम बता रहे हैं तीनों पर। तीनों का अगर जो पूछेगा आपको क्या करना, टोटल वर्क कितना है 120, इसमें गुणा 2 का करिए, क्योंकि यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो क्षमता दो दो बार आ जाएगी, ए की क्षमता 2 बार, बी की क्षमता, तो तुरंत इसमें गुणा करिए। अगर जो तीनों का पूछता है तो देखिएगा 15 और 10 कितना हुआ 25, 25 और 8 आप जोड़ लीजिए, तो ये आ चुका तीनों की जो क्षमता होगी। देखिएगा 8 5 13 और 3 33/2, तो ये 33/2 दो ऊपर चला जाता है, इसलिए हमेशा गुणा करिए। तीनों का जब पूछेगा 3 से काटेंगे 40, 3 से काटिए 11, ये हो गया देखिए 80/11। तीनों मिलकर काम करेंगे 80 दिन में। अब जैसे ए का निकालना, बी का, सी का, हमको मान लिया सी का निकालना है, तो सीधे क्या करना है 120 गुणे 2 कर देना बटे। अब देखिएगा सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। सी देखिए जहां जहां पर होगा उसको जोड़िएगा। सी पहले दूसरे में है और पहले में, तो 10 और हो गया 18, 18 से आप 15 घटाएंगे तो क्या गया 3, यानी 3/2 होगी। सी की क्षमता 2 ऊपर चला गया, 3 यहां से भाग करिए, कितना आ जाएगा 40, 40 दूना कितना हो गया 80, यानी सी अगर जो करेगा तो ये अकेला 80 दिन में कर लेगा। ए का पूछता है तो कुछ नहीं करना है, यहां पर सीधे ए का कभी भी पूछेगा तो आपको क्या करना है 120 गुणे 2 कर देना। अब ए कहां कहां है, पहले में है लास्ट में है, तो 15 और 8 जोड़ लीजिए, 15 8 आपका कितना हो गया 23, और इसमें से कितना घटा देना है 10 घटा देना है, तो देखिएगा 3 और 1 हो गया, तो यानी यह 13 आ गया, यानी 240/13 दिन में कौन करेगा आपका ए करेगा। ऐसे बी का पूछता है तो बी जहां जहां होगा जोड़कर बाकी को घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा, दो शहर ए और बी एक दूसरे से क्या है 330 किलोमीटर पर है, दो शहर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी 330 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए ए चल रहा है, एक ट्रेन ए से चल रहा है सुबह कितने बजे 8 बजे, और ये चल रहा है 9 बजे, यहां से एक दूसरी ट्रेन चल रही है बी से 9 बजे, 1 घंटे का अंतर है, तो पहले इसको टाइम को बराबर करते, तो ए को हम क्या करते हैं 1 घंटा चला देते हैं। अब ए यहां पहुंच जाएगा, अब 9 बजे से यहां चलेगा ए, और ए की जो स्पीड है, और 1 घंटे में देखिएगा ए की जो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी यहाँ 60 किलोमीटर चल जाएगा। अब 330 से 60 घटाइए, 0 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, यानी 270 किलोमीटर अभी शेष है। अब दोनों की टाइम यहां से क्या हो गई बराबर हो गई, जब दोनों की टाइम बराबर हो गई तो इधर से एक की स्पीड है 60 और एक की स्पीड है 75, तो जब दोनों विपरीत चलेंगे तो हमको निकालना है यहाँ पहले समय, कितने समय में मिलेंगे, तो मिलने में लगा समय, टोटल दूरी हो गई 270 बटे, अब इनका चाल जोड़ लेंगे, ये हो गया 5, तो 7 6 हो गया 13, 135 गुना 270, 2 घंटे में वो मिलेंगे। कह रहा कितने बजे मिलेंगे, टाइम पूछा है, तो 9 बजे से चलना शुरू हुआ तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x² - 5x, देखिए अलजेब्रा का प्रश्न है, अक्सर करके इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो x² - 5x, तो आपको दो घात समीकरण क्या है तोड़ना आना चाहिए, x² - 5x + c, और अगला क्या है x² - 7x + 12। अब देखिए बीच में अगर जो माइनस है और लास्ट में क्या है प्लस है, तो दोनों वैल्यू आपकी निगेटिव बनती है, दोनों वैल्यू आपकी क्या होगी निगेटिव होती है। अब आपको करना क्या है, या तो ऑप्शन से k की वैल्यू रख के देख लीजिए कौन दोनों को जीरो कर रहा है, एक तरीका यह है, अन्यथा इसको यहाँ पर हमको फैक्टराइज करना सीखना है। 6 में क्या है, ऐसा वैल्यू करिए 2 × 3 और दोनों जोड़ेंगे -5 आना चाहिए, तो -2 - 3, x² माइनस क्या होगा 2x और -3x, और प्लस कितना होगा 6, 4 पद में टूट गया। यहाँ पर देखिए क्या करना है, x कॉमन लेंगे तो x - 2 और -3 कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में x - 2 और एक ब्रैकेट में x - 3। यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो 12 x - 3 और क्या होगा x - 4 होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है x - 3, तो x - 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ लिखा है दोनों का फैक्टर x माइनस क्या है k है, तो x और k की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो राइट आंसर हमारा k की वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा क्या करना, ऐसे प्रश्न आए बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, x
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फैक्टराइज कैसे करना है, तुरंत आप समझेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें क्या है, सोचने की जरूरत है। अब कैसे सोचना है, इसमें देखिए एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें कहीं भी कोई फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। आपको करना क्या है, इसमें तरीका बता रहे हैं। इसमें आपको देखिए, अगर जो एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना होगा 1, और माइनस कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये इतना ध्यान से देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर जो हम क्या करते हैं होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ और इसको देखिए, दो पद को देखिएगा, ये पद आपका a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर बनता है a माइनस बी और a प्लस बी। इसी तरह से इसको करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा एक्स, एक फैक्टर ये बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक फैक्टर आपका ये बनेगा। अब ऑप्शन में देखिएगा कौन सा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर कह के ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा, दो फैक्टर आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा एक्स प्लस 1 बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 9 का एक गुणनखंड है, तो ए का मान, जब भी ऐसे प्रश्न आएगा x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो जीरो करेगा, तो x इक्वल टू माइनस 1 क्या करना है, इक्वेशन में उठा के रख देना है। यहां देखिएगा a इंटू माइनस 1 का क्यूब अब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 अब प्लस 4a माइनस 9, ये हो गया। और ये बराबर किसके होता है, जीरो के। जब वैल्यू रखेंगे जीरो, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, ये तो आपका प्लस 1 हो गया। देखिएगा ये हो जाएगा प्लस 2 और प्लस 4a माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आपको क्या करना, माइनस ए प्लस 4a, तो माइनस ए और प्लस 4a की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा आपका 3a। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 है, 2 3 और माइनस 9, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 6 इक्वल टू जीरो, क्योंकि 2 1 3, 3 को जब 9 से घटाएंगे 6, तो a बराबर क्या आएगा, इधर 6 जाएगा और 3 से भाग करेंगे, तो a की जो राइट वैल्यू होगी वो होगा 2। तो इस तरह के कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको इसमें क्या करना है, जब भी आपको पूछेगा इसका फैक्टर है, कभी रिमाइंडर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, वैल्यू उठा के रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, 2 पे पावर 50 है, 2 पे पावर 30 40 और 50 दिया, 5 पर अलग अलग दिया है। इसमें पूछा कौन सी बड़ी संख्या। अब ऐसे आप तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्या करना है, देखिएगा 50 है, 40 30 और 20, इनका आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना। और नहीं पता तो एक और देखिएगा, और तरीका बता रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए 2 पे पावर या तो आधार बराबर करिए या तो पावर बराबर करिए। तो देखिए 2 पर पावर 5 का होल पावर आप 10 लिख सकते हैं, फिर 3 पे पावर 4 का होल पावर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर ऐसे 4 पे पावर 3 का होल पावर कितना होगा, 10, कामा लगा लीजिए यहाँ पर। और फिर क्या करना है, 5 पे पावर 2 का होल पावर कितना है, 10। अब देखिए सबका पावर क्या है, सेम है। अब ये 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया 32, 32 पे पावर हो गया 10, 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 81, 81 पे पावर हो गया 10, 4 पे पावर 3 का मतलब 64, और 64 का होल पावर कितना हो गया 10, ये हो गया 25, 25 का हो गया 10। अब इसमें देखिए कौन सा आधार बड़ा है, तो 81 बड़ा है, तो 81 किसकी वैल्यू थी, 3 पे पावर 40 की वैल्यू, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 3 पे पावर 40। तो आप ऐसे प्रश्न को इस तरह से तोड़कर पावर को ब्रेक करके आसानी से, यानी पावर आपको बराबर कर लेना, आधार अलग अलग रहे, तब भी आप समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू, क्योंकि 81 गढ़ 10 बार करेंगे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, 64 उससे छोटा है, 25 उससे क्या है छोटा है, सबसे छोटा 32 है, तो 32 सबसे छोटा आपका 25 है, तो सबसे छोटा पूछेगा तो ये, और सबसे बड़ा पूछेगा तो आप 81 पे पावर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, यहाँ पर क्या है, मिस्टेक हो गया, ये बार ब्रैकेट लगा है ऐसे, ये रिपीटिशन का, जिसको हम ब्रैकेट में रहता तो इसको बार ब्रैकेट, यहाँ पर ये पुनरावृत्ति को शो करता। तो देखिए जब भी क्या है पुनरावृत्ति वाले प्रश्न आते हैं, इसको कहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो आपको क्या करना है, देखिए 0 प्लस 2 नंबर पे क्या है बार लगा है, तो इसको लिखेंगे 23/99 और प्लस
जीरो लिखिए, प्लस करिए 32/99। एक नंबर पर बार होगा तो 9 से डिवाइड करिए, 3 नंबर पर बार होगा तो क्या करना है, 999 से डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना, 0 0 तो 0 ही रह जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 2 आपका फिर कितना आया 5, 55 बटे कितना आ जाएगा 99। अब 11 से इसको काटेंगे 5 और इसको 11 से काट दीजिए 9, तो कितना आ जाएगा 5/9। ये बन सकता है 0.555, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.5 पे बार, ये इसका राइट आंसर होगा। तो कभी भी अगर जो दशमलव के सारे डिजिट, दशमलव के बाद सभी डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो जितने, जैसे मान लो आ गया 0.3 पे बार, तो इसका मतलब हो गया 0 + 3/9। जीरो के इधर जो भी दशमलव के पहले जो भी संख्या ऐसे लिख लेना है। और कभी कभी इसमें क्या है कि दशमलव के बाद एक संख्या छोड़ देगा, मान लो आ गया 0.05 बार आ गया, एक नंबर छोड़ा है तो 0 प्लस ऐसे करिएगा, देखिए 05 माइनस 0, जो नंबर रिपीट नहीं करता उसको माइनस करिएगा, जो नंबर रिपीट करेगा 9, और जो नंबर रिपीट नहीं करता उसके लिए 0 लिखिए। अब ये नहीं कि यहाँ सर 0 है तो आप 0 लिखे, नहीं, 1 होगा तब भी आप 0 ही लिखेंगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। यहाँ पे इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी 90 आ जाएगा, 5/90 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और कितना है 24 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई। समचतुर्भुज सभी को पता होगा क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज में क्या होगा, सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या होगी आपकी बराबर होगा। इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब जैसे ये 90 डिग्री पर काटेगा, और ये अगर जो D1 है पूरा और ये D2 है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, अगर जो इसकी वैल्यू बतानी है तो ये D1 बाई क्या हो जाएगा 2 होगा, और यहां से यहां तक की वैल्यू होगी वो D2/2 हो जाता है, और ये आपकी भुजा हो गई। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है, यानी 4 समकोण त्रिभुज से समचतुर्भुज बनता है, तो इनकी भुजा और विकर्ण में क्या रिलेशन होता है, A² = पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ये आपको फार्मूला याद रखना है। और जब एरिया पूछता है तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल D1 × D2। अब यहां से देखिए A² की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ D1 की वैल्यू 16 और 2 से भाग करेंगे तो 8 हो जाए, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का आधा करेंगे, सॉरी 12 का आधा करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 100, और A बराबर सीधे आ जाएगा 10। तो पूछा क्या इसका, देखिएगा भुजा की लंबाई 10 आ गया, एरिया पूछता तो हमको डायगोनल से ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई बेलन का r इंटू एच प्लस आर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू दिया है 462 है। इसका वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच, और ये वक्र पृष्ठीय कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी 462 भागे कितना 3, 3 1 जा हो गया 3, और एक बचेगा 3 5 15, 3 चौके 12, 154 सेंटीमीटर आएगा स्क्वायर, ये हो गया। पूछा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है वॉल्यूम पाई r² एच, तो यहां से वॉल्यूम तब निकलेगा जब आपको रेडियस और त्रिज्या पता होगा। अब देखिएगा यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई r², इसमें से हम कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे 2 पाई आर एच इक्वल टू, देखिए 462 और माइनस कर दीजिए 154, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां बचेगा क्या 2 पाई r² इक्वल टू, अब यहां पर सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 12 से 4 जाएगा 8 हो गया, यहां बचा कितना 5, 5 से 5 जाएगा 0, और यहां कितना बचा 4, 4 से 1 जाएगा 3, 308 आया, 2 से आप काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे 1 हो गया, 2 बचे और 154 आ गया, तो पाई r², इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 हो गया, और r² 154, तो 22 सतह होता है 154, और r बराबर आपका 7 आ गया। तो r जब आपका 7 आ जाएगा तो आपको क्या करना है,
एक जगह आप उठा के रख दीजिए। आर आपका 7 मिल गया तो देखिए 2 गुणे कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, ये हो गया एच बराबर कितना आ जाएगा 154। देखिए 22 सते कितना होता है 154, 7 से 7 खत्म, एच बराबर कितना आ जाएगा 7/2। यहां से आपकी निकल गई हाइट, तो वॉल्यूम में आप जब रख देंगे पाई का मान होता है 22/7 और गुणे आर की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणे 7 और गुणे एच की वैल्यू क्या है 7/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा 2 से आप इसको काट सकते हैं 11, तो आपका आंसर जो बनेगा 11 गुणे 49 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समलंब चतुर्भुज से जब भी क्वेश्चन तो आपको समलंब याद होगा कि दो भुजाएं इसकी समांतर होती हैं, दो भुजाएं इसकी असमांतर होती है, ट्रेपीजियम कहते हैं। समांतर भुजा बड़ी वाली भुजा आपकी कितनी है 25, छोटी वाली भुजा कितनी है 13, और इसमें प्रत्येक भुजा देखिए ये भी आपका 10 है, ये भी आपका 10 है, तो इसकी हाइट निकालने के बाद ही आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ये हो जाएगा। तो देखिए ये 13 है तो यहां से लेके भी आपका कितना आएगा 13, तो ये दोनों जब ये आपका इसको बोलते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम कहा जाता है, जब इसके दोनों असमांतर भुजा की वैल्यू क्या होती है बराबर होती है। तो देखिएगा अब 13, तो जब 25 से आप 13 घटाएंगे तो ये बचा कितना 2 1 12 बचा, तो इसका मतलब ये आपका 6 रहा होगा और ये भी आपका 6 होगा, तो ये दोनों साइड मिलके कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगा। तो अब यहां से ये परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर यानी 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, आधार का स्क्वायर घटाएंगे 36, और 36 घटाएंगे आ जाएगा 64, और 64 का जो वर्गमूल निकालेगा 8, यानी आपकी ऊंचाई मिल जाएगी 8। तो इसका जो एरिया होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का, ध्यान से याद रहे समांतर भुजाओं का योग, तो 25 और प्लस 13 और गुणे ऊंचाई, इनके बीच की ऊंचाई 8 हो गई, 2 से काट देंगे ये हो गया 4 और ये हो गया 5 3 8, 2 1 हो गया 3, 38 गुणे 4, तो 4 8 हो गया 32 का 2 3, 4 3 12 और 3 हो गया 15, 4 8 32 का 2 हो गया, 4 3 12 और 12 3 15, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब आप देखिएगा क्या करना है, यहाँ तीनों भुजाएं आपके डिफरेंट हैं, तो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होल्ड नहीं कर रहा है, अब वैसे ही लग रहा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, अगर जो होल्ड करेगा तो सबसे आसान है, लेकिन होल्ड कर रहा है शायद, सॉरी। ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब, और ये बड़ी भुजा को कर्ण बनाते। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो ये कह रहा है 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी लंब की लंबाई बतानी है, एकदम आसान क्वेश्चन, यानी इसको लंबाई हम एच कर लेते हैं। तो 13 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो एरिया आपको क्या होता है, किधर से भी एरिया होगा, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना होता है, तो अगर जो त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो 1/2 कर देते हैं गुणे आधार और गुणे क्या कर देते हैं ऊंचाई कर देते हैं, ये आपका बन जाता है यहाँ से। तो देखिए इसका एरिया हम निकालेंगे, तो एरिया किधर से भी निकालिए, त्रिभुज एक ही है, तो 1/2 गुणे अगर जो हम इधर से निकालते हैं तो आधार 5 और गुणे ऊंचाई कितनी हो गई 12, और ये बराबर किसके होगा, अगर जो इधर से देखिए अब ये आधार हो गया तो 1/2 गुणे आधार हो गया 13 और गुणे ऊंचाई कितनी हो गई एच, तो क्या करना 1/2 कैंसिल, तो एच बराबर जो होगा 12/60/13 सेंटीमीटर इस लंब पर डाले गए लंब की लंबाई हो जाएगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डाइस एक साथ फेंके जाते, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग यानी सम एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए डाइस में जब दो डाइस तो उसके टोटल जो सैंपल स्पेस बनते हैं वो 36 बनते हैं, और एक डाइस पर कुल कितने अंक बनेंगे 6, 1 से 2 3 4 5 और 6, अगले में भी 1 होता है, फिर 2 होगा 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कह रहा है कि
दोनों पासा पर आने वाले योग का सम एक अभाज्य होना चाहिए। तो देखिएगा, अगर जो पहले पर एक आता है, दूसरे पर एक, तो देखिएगा एक और एक, तो दोनों जोड़ेंगे एक एक दो, दो एक अभाज्य संख्या है, तो पहले उठाएगा, इसमें एक और दो भी आपका आ सकता है, क्योंकि एक दो जोड़ेंगे तीन आएगा, एक तीन बन नहीं सकता, लेकिन एक और चार आपका बनेगा, एक पांच नहीं बन पाएगा, लेकिन एक और छह बन जाएगा। ऐसे दो को उठाएंगे तो दो और एक आपका बन जाएगा, दो एक बनेगा, इस पे दो आ गया, मान लो पहले पास अब दो आ गया, तो इस पे दो एक तीन होता है, फिर दो और दो नहीं बन सकता, दो और तीन बन सकता है, फिर दो चार नहीं बन सकता, क्योंकि दो पांच आपका सात होगा, दो पांच बना सकते हैं, ऐसे दो पांच हो गया, दो छह नहीं बनेगा। अब इसी तरह तीन और एक नहीं बनेगा, तीन दो बन जाएगा, तीन दो बन गया, तीन तीन नहीं बनेगा, तीन और चार बन सकता है, क्योंकि तीन चार हो गया सात, और सात एक आभाज्य संख्या, तीन पांच नहीं बनेगा, तीन छह नहीं बनेगा। अब हम चार उठाते हैं, चार एक बन जाएगा, चार और एक बन जाएगा, चार दो नहीं बनेगा, चार तीन बन जाएगा, चार पांच नहीं बनेगा, और देखिएगा चार पांच नहीं बन सकता, चार छह, पांच अगर जो उठाते हैं तो पांच एक नहीं बनेगा, पांच दो बन जाएगा, पांच दो बन जाएगा, पांच तीन नहीं बनेगा, पांच चार नहीं बनेगा, पांच पांच नहीं बनेगा, लेकिन पांच और छह बन जाएगा, ऐसे छह और एक बन जाएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, छह एक बन जाएगा, क्योंकि छह और एक सात होता है, ये भी एक आभाज्य संख्या है। फिर देखिएगा छह दो नहीं बनेगा, छह तीन छह चार एक, छह और पांच बनेगा, ये इतने आपके पेयर बनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टेन हो गया, 11 12 13 14 15, यानी टोटल 15 इसके आउटकम मिलेंगे, और 15 बटे हो गया 36, तीन से काटेंगे, तीन पचे 15, तीन से इसको काटिए 12, यानी 5/12 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। तो ऐसे कभी सम का पूछेगा कि ऐसे कितने जोड़ होंगे जो सात से अधिक नहीं होंगे, चार से अधिक नहीं, अलग अलग तरह के इसे प्रश्न बनते हैं, और टोटल सैंपल स्पेस बनता है वो 36 होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम दो चित आने की प्रायिकता क्या है? दो चित यानी दो हेड आने की प्रायिकता, देखिए कम से कम दो, अधिक से अधिक आप तीन हो सकता है। तो इसमें क्या है, देखिए कितने सैंपल स्पेस, पहले कॉइन के पास एक हेड और टेल होगा, दूसरे के कॉइन के पास एक हेड टेल होगा, तीसरे के पास एक हेड और टेल होगा। तो इसमें क्या करना, देखिएगा टोटल सैंपल स्पेस दो पे पावर तीन कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8, टोटल सैंपल स्पेस 8 बनेगा। कह रहा कम से कम दो चित, यानी एक के पास क्या है, देखिए तीनों, ये मतलब कम से कम दो हेड आना चाहिए, तीनों भी आ सकता है, लेकिन एक वाले काउंट नहीं होंगे। तो मान लिया पहले पर एक हेड आएगा, दूसरे वाले का भी हेड हो सकता है, तीसरे वाले का भी हेड हो सकता है, एक ये आ सकता है, हो सकता है पहले पे हेड हो, दूसरे वाले का हेड हो, तीसरे का टेल हो, ये बन सकता है। अगला मान लिया बन सकता है क्या, पहले वाले का हेड हो, दूसरे का टेल हो, या तीसरे का हेड हो, ये बन सकता है। देखिए दो दो हेड है, आखिरी में क्या है, पहले वाले पे टेल हो, दूसरे का हेड हो, तीसरे का भी हेड हो, ये चार तरह से आ सकता है। बाकी इसमें बाद एक ही हेड रहेगा, ऐसे चार और बचेगा, लेकिन बाकी तीन टेल होगा। आप ये भी बना सकते हैं, तीनों टेल बना सकते हैं, लेकिन ये पूछा है कि कम से कम दो चित, कम से कम दो चित केवल 4 बार आ सकता है। तो 4 बटे कितना होगा, 8। पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं, जो पूछा जाए खेलो आप उतना करिए। तो आपका जो प्रायिकता होगी 1/2 होगा, कम से कम दो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बारंबारता फ्रीक्वेंसी का जो माध्य यानी मीन होता है वो 20.2 दिया है, और माध्यिका कितना है, बहुलक कितना निकालना है। तो आपको याद होना इंपिरिकल फार्मूला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूले पर आप रिक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हर बार पूछा गया इससे प्रश्न। तो 3 मीडियन की वैल्यू कितनी है, 20.1 कर लीजिएगा, और 20.2 यहाँ मीन कर लीजिए। आप सब्ट्रैक्ट करके मोड की वैल्यू आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका कमेंट में आप आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 प्रेक्षण है, 10 ऑब्जर्वेशन दिया है, का माध्य 40 पाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण गलती से 15 के बजाय 51। आपको इसके पहले भी वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया कि कैसे सॉल्व करना। देखिए जितने परिणाम है, जितने ऑब्जर्वेशन उतना तो काउंट किया, लेकिन ये सही था, गलती से 15, यानी सही जो परिणाम है वो 15 है, और गलत परिणाम कितना है आपका 51 है। तो क्या करना है, 51 माइनस आपको पहले 15 कर देना है। 11 से 5 गया,
6 आ जाएगा। 4 से 1 गया 3, यानी 36 जो वैल्यू है ये इतना कम यूज किया है, तो इतने का औसत क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। इतने का औसत घटना चाहिए क्योंकि गलत वाली वैल्यू ज्यादा यूज किया है। तो गलत वाली वैल्यू ज्यादा किया 36 और टोटल वैल्यू है 10, यानी 3.6 आपका औसत कम हो जाएगा। तो 40.0 और 3.6, 10 से 6 गया आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ बचा 9, 9 से 3 गया 6, 3, यानी 36.4 आपका राइट आंसर इसका होगा। देखिए जब भी गलत वाली वैल्यू ज्यादा यूज करता है, आपको माइनस करना है, कितना पहले अंतर निकाले, कितना उसने ज्यादा यूज किया। 36 वैल्यू उसने ज्यादा किया, 36 का औसत घटा दिया। अगर यही उल्टा होते 51 की जगह 15, तो 36 का औसत उसमें जुड़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए वोटों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को मिला 54 और वह 1620। एक कॉन्सेप्ट बता रहे, याद रखिएगा, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। टोटल चुनाव में मान लिए एक्स वोट रहा होगा टोटल, इसमें से 10% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, तो 90% लोगों ने डाला, 90/100। अपने आप में 100% वैल्यू देखिए, अब ये टोटल 100% हो गया। अब ये कह रहा कि 10% अवैध हो गया, फिर इसका 90% निकालेंगे, ये वैध हो गया। अब ये वैध जो वोट है इसमें से 2 लोग हैं, अब ये अपने आप में फिर 100%, ये हो गया 54%, और एक जो आएगा वो आ जाएगा आपका 46%, क्योंकि जोड़ेंगे तो 100%, टोटल अपने आप में 100, दोनों का तो अंतर जो आ रहा है वो सीधे आएगा 8%। तो इसका निकालेंगे, जो 8% वोट से वो जीता है, 8% की वैल्यू है 1620, और इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा कि उसका टोटल वोटों की संख्या क्या होगी। इस तरह के कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको नहीं 100 वगैरह मानेंगे, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन कहीं गलत कर देंगे, सीधे एक आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक गिरहणी 240 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी खरीदती है। चीनी का ओरिजिनल मूल्य पूछ रहा है, घटा हुआ कीमत। अब इसमें देखिएगा, एक आपको रामबाण तरीका बता रहा, कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे का इनवर्सली पर्सनल होता है। तो सबसे पहले आपको मूल्य की बात करते हैं। पहले मूल्य 100 रुपया रहा होगा, अब क्या हो जाएगा 120 रुपया, यानी सॉरी 20 कम हुआ, तो अब हो जाएगा 80। तो मूल्य की बात करेंगे 20, 25 100 और 20 चौके 80। अब देखिए मात्रा की जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको रुपया 240 है, मात्रा हो जाएगा 4 संबंधे 5 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट उसने ज्यादा खरीदा और 1 बराबर 6 केजी ज्यादा खरीदा है। तो पहले कितना पाता था, 6 चौके 24 केजी। अब सोचिए वर्तमान में कितना पा रहा है, 6 पचे 30 केजी। अब सोचिए उसके पास 240 रुपए थे, तो अब अगर जो मात्रा पूछता तो पहले 240 केजी और अब 30 केजी। एक बार फिर समझिएगा, जो मूल्य होता है वो इनवर्सली पर्सनल होता मात्रा का। जब ये आपकी वैल्यू रुपए समान होगी, मूल्य बढ़ेगा मात्रा घटेगा, मूल्य घटेगा मात्रा बढ़ेगा। तो पहले मूल्य का रेशियो निकाल दिए, उलट दीजिएगा तो मात्रा का रेशियो, यानी पहले 4 यूनिट मिलता था अब 5 यूनिट, एक ज्यादा मिला, 1 बराबर 6 केजी, तो 1 यूनिट पर 6 केजी, 5 पर 30 केजी हो जाएगा, 4 पर कितना 24 केजी हो जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये पूछा है वास्तविक मूल्य, तो पहले 24 केजी उसके पास 240 रुपए थे, 1 किलो का दाम आप जनरल चीज लगाए, 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा 24 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 रुपया पर केजी पहले था। और अगर जो अब पूछता है तो 24 240 भागे 30 करिए, ये 8 रुपया, घटने के बाद 8 रुपया पर केजी हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, कुछ भी पूछेगा, इसमें ए टू जेड सब पूरा पोस्टमार्टम हो गया, इस क्वेश्चन का कुछ भी इससे निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल 10 और घटने के बाद 8 रुपया पर केजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ठोस अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जब भी ठोस अर्धगोला की बात करेगा तो ये हो गया कटोरा के जैसा ठोस अर्धगोला, तो इसमें क्या है आयतन पूछा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहेगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो या CSA जिसको कहते हैं या LSA कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, और TSA क्या होता है, ये भी ऊपर का एरिया जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है TSA 3 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 3 पाई
आर स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, 1848 दिया है। यहां से सीधे आप आर की वैल्यू निकालिए और इसकी जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है। अब एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें आपका एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। ये हो गया आपका बी। ए बी कितना दिया है, ये कहीं से स्टार्ट करते हैं, आप इधर से स्टार्ट करते हैं ए बी सी, तो ए बी आपका हो गया 8, ये 6 हो गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये सीधे आ जाएगा 10। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, दोनों को जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल 10 बनता है। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो आपको एक तरीका बता रहा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा है। देखिए, तो कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जब भी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो क्या करना है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं। अब आपको क्या करना, बेस कितना दिया है 6, परपेंडिकुलर कितना है 8, और माइनस ये हो गया आपका 10, और डिवाइडेड बाय कितना है आपका 2। तो 8 6 14, 14 से 10 गया 4, 4 भागे 2, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है जिसकी दो आसन्न भुजा। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर। ये 15 है तो इसकी ऊंचाई ये हो गई, ये आपका 10 है तो इधर से इसकी ऊंचाई ये होती है। ये हो गया H1, ये हो गया H2। ये करा 15 सेंटीमीटर वाली भुजाओं के बीच की दूरी, ये मान लीजिए 8 दिया है, तो 10 सेंटीमीटर भुजाओं के बीच की दूरी, इसकी वैल्यू पूछा है। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, याद होना चाहिए, आधार गुणे संगत ऊंचाई होती है। क्या होता है, आधार गुणे संगत ऊंचाई। आधार अगर जो हम 15 लेते हैं तो ऊंचाई आपको 8 लेना पड़ेगा, और इधर से भी निकालते हैं, आधार अगर जो 10 लेते हैं तो ऊंचाई आपको H2 लेनी पड़ेगी। यहां से आसानी से 10 गुणे H2, क्योंकि दोनों तरफ से आप एरिया सेम आता, तो इसलिए यहां से H2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 15 गुणे 8 भागे 10, 15 8 120 भागे हो गया 10, काट दीजिएगा, यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर वाली भुजाओं के बीच की जो दूरी, ये आपका 10, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कोण अपने संपूरक सप्लीमेंट्री, दो कोणों का योग जब 180 होता तो उसके सप्लीमेंट्री कहते हैं। एक कोण मान लो यक्स है, इसकी सप्लीमेंट्री होगी 180 माइनस एक्स। एक कोण अपने संपूरक के एक तिहाई, इसका एक तिहाई मतलब एक तिहाई से 20 डिग्री अधिक है, तो इसमें हम 20 क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तिरछा गुणा करिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 60 बराबर 180 माइनस एक्स इधर आएगा तो 4x हो गया, 7 इधर जुड़ जाएगा, 0 8 से 14 और ये 240, 4 से काट देंगे, ये आ जाएगा 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। अब देखिए, ये हो गया 60, 60 से आप कितना 180 60 घटाइए 120, तो 120 का एक तिहाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तिहाई तो 40 आएगा। 40 से देखिए कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा। तो ये पूछा है उस कोण का मान, तो उस कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूरक कोण 2x प्लस 10 डिग्री प्लस 3x माइनस 20 डिग्री के रूप में दिए गए हैं। तो संपूरक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इसमें क्या करना, आपको सबसे आसान दोनों को जोड़कर 180 के बराबर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। और पूछा है सबसे छोटा कोण का पूरक कोण, तो सबसे छोटा कोण जो होगा, जैसे आप लिखेंगे 2x प्लस 10 और फिर लिखेंगे 3x माइनस 20 इक्वल टू आपका हो जाएगा 180। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और ये माइनस 10 हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस 10 और माइनस 20 की जो वैल्यू होगी वो आपका आ जाएगा माइनस 10, इधर जुड़ जाएगा 190। 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 5 अठे 38 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो छोटा कोण ये बनेगा और बड़ा कोण, दोनों में से आप चेक कर सकते हैं। 38 दूना 76 हो गया, और 76 10 आपका 86, ये हो गया।
अब देखिएगा 38 गुणे 3 करेंगे 114 और माइनस ये हो जाएगा 20, तो ये सीधे आ जाएगा 94। तो छोटे कोण की वैल्यू ये है। तो आपका जो पूरक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, दो कोणों का 86, जब इसमें से घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो जो आपका पूरक कोण होगा छोटे कोण का वो हो जाएगा 4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया यदि बाह्य कोण। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी। बीसी को कहां तक बढ़ाया गया, डी तक। और इसमें दिया है एंगल ए सी डी की वैल्यू 120 डिग्री। आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर, तो ये 60 डिग्री होता है, ये भी अगर जो निकालने पूछता है तो। और एक्सटीरियर कोण की जो प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों अंतः कोणों का योग 120 के बराबर होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी ये सीधे 120 के बराबर होगा। एंगल ए और बी का रेशियो दिया है 2:3, तो 3 2 हो गया 5, 5 बराबर 120, 5 से इसको काट देंगे 24 बार में कट जाएगा, 24 पचे 120। पूछा है ए का मान, तो 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा 48 और 24 तिया 72, ये हो जाएगा 72। तो इसमें जितना पूछा जाए उतना आप निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 9 अंकों वाली संख्या 708x6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से लगाइएगा। क्या करना है इसमें, 7 लिखिए, 0 लिखिए, 8x 6y 8z और 9। तो 99 क्या है, ये 9 गुणे 11 होता है आपका। तो पहले हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और फिर 11 का भी लगाते हैं। 9 का लिखेंगे सारे अंकों का योग, देखिए 7 प्लस 0 प्लस 8 और प्लस x प्लस 6 प्लस y और प्लस आपका क्या है 8 और प्लस z और प्लस आपका हो गया 9। आप इसको जोड़ेंगे, 8 7 हो गया 15, 15 6 हो जाएगा आपका 21, 21 8 हो गया 29, 29 और 9 आप जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 38। तो 38 हो गया और प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। तो 9 से तब कटेगा जब 38 प्लस 7 करेंगे तो ये 45 होगा, या तो ये कटेगा, और या तो आप कर लीजिए 38 और प्लस ये 9 7 16, तो ये आप क्या करेंगे यहाँ 16 रखिए, तो 8 से 14 ये 54 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान या तो 7 होगा और या क्या होगा 16 होगा। तो अब आपको क्या करना है, 11 के भी डिविजिबिलिटी रूल लगानी है। तो 11 का अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो क्या करना है, देखिए 0 7 है, यहां कर लेते हैं डायरेक्ट, 9 8 हो गया, फिर ये 6, फिर 8 और फिर 7, इसको जोड़ेंगे तो वही बात आ रहा है, ये टोटल 38 आएगा और माइनस आप करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। 7 घटाएंगे तो 11 से नहीं कटेगा, तो अगर जो हम 16 घटाते हैं तो देखिएगा ये आ जाएगा 22, जो कि संख्या 11 से कट रही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 किलो रुपए यानी 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 28 रुपए प्रति किलोग्राम दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने पर भी। तो सबसे पहले मिश्रण का हम यहाँ सीपी निकालेंगे, मिश्रण का सीपी, और सीपी हो गया एसपी आपका 30 गुणे 100, फार्मूला याद होगा आपको, और नहीं भी याद है तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये होता है आपका सीपी का फार्मूला। तो यहाँ दिया है लाभ दिया है, तो ये हो जाएगा 120। अब आपको क्या करना, 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काटिए 4, ये हो जाएगा 25, यानी सीपी जो होगा 25 रुपया पर केजी आ गया। ये पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पहले का मूल्य है सीपी पहले, दूसरे का मूल्य हो गया 28 और मिश्रण का मूल्य है 25। मिश्रण का रूल आपको याद होगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, 3:5 में इसको मिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, औसत से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी की आयु 18 और 20 वर्ष के हैं, जिनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या करना है,
जैसे कह रहा है कि इसमें 11 खिलाड़ियों की औसत आज 2 महीने बढ़ जाती, 2 नए आए, यानी पहले जो गायब हुए हैं 18 और प्लस 20, इनको जोड़ेंगे तो कुल कितने आ जाएंगे? 38। 38 से उनकी ये जो नए आए हैं 38 से ज्यादा रहे होंगे। कितने ज्यादा रहे होंगे? देखिए सवाल उठता है, जब कोई बैलून निकलती है, जैसे 2 लोग निकल गए, 2 नए आए, तो औसत बढ़ा, इसका मतलब 18 20 38 हुआ। 38 से भी वो दोनों लोग ज्यादा रहे होंगे, तो कितना ज्यादा? सवाल उठता है दोनों कितने ज्यादा रहे होंगे, तो औसत में कितने का बढ़ा है? 2 का बढ़ा है, क्योंकि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 2 आए 2 गए, तो 11 दूना 22, यानी उन दोनों नए खिलाड़ियों का औसत होगा 8 2 10 का 0, 3 यानी 60, और उनका औसत पूछा 3 से भाग कर देंगे, 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा 30, सॉरी 2 से भाग करेंगे तो 60 भागे 2 लोग हैं, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। तो जो नए खिलाड़ी है उनका औसत आयु जो होगी वो होगा 30 वर्ष। दोस्तों एक वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये परीक्षा से पहले एक बार इसको आराम से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।